गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर के वोल्ट एम्पियर संबंध। हमने ट्रांजिस्टर चैप्टर जो शुरू किया है उसमें इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था अबाउट ट्रांजिस्टर ऑपरेशन एंड द साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर करंट एंड वोल्टेज। ट्रांजिस्टर जो होता है वैसे एक तरीके से देखा जाए तो एक 4 टर्मिनल डिवाइस ही है। ठीक है, इस 4 टर्मिनल डिवाइस में क्या होता है, हम लोग 3 टर्मिनल ही शो करते हैं, जैसे कि एमीटर, बेस और कलेक्टर। और इस 3 टर्मिनल के डिवाइस के अंदर जो एक टर्मिनल रहता है वो ग्राउंडेड रहता है। जो टर्मिनल ग्राउंडेड रहता है उसको हम लोग, या ग्राउंडेड या कॉमन रहता है उसको, और उसी नाम से उसका कन्फिग्रेशन रहता है। ठीक है, जैसे कि अभी जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, उसमें बेस जो है वो कॉमन है। कॉमन मीन्स हमारा जो इनपुट टर्मिनल है और हमारा जो आउटपुट है, दोनों में बेस जो है वो कॉमन रहता है। जैसे कि ये देखिए, ये जो हमारा इनपुट सेक्शन है और ये हमारा आउटपुट सेक्शन है। इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन दोनों के अंदर ये बेस जो है सेंटर में, ये बेस कॉमन है। ठीक है, इसलिए बेस कॉमन है। तो अब हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और उसके जो IV कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर PNP और NPN जो ट्रांजिस्टर है उसमें जो डायग्राम है अबाउट ग्राउंडेड बेस, तो वो आपको शो किया गया है। सिंपल है बहुत ही। ये जैसे PNP है तो एमीटर P जंक्शन हो गया, बेस N हो गया और कलेक्टर भी वापस P हो गया। जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो भी शो कर रही है, ट्रांजिस्टर के अंदर प्रवेश करती हुई दिशा के अंदर है एमीटर पे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इनपुट सेक्शन होता है उसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं। तो ये हमारा इनपुट सेक्शन है, इसको हमें फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो P टर्मिनल है, एमीटर है, मीन्स कि एमीटर P टाइप का है, उसको हमें पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमने बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया और बेस को नेगेटिव से जोड़ दिया, क्योंकि बेस क्या है, N टाइप है। तो ये इनपुट सेक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया। इसी तरीके से आउटपुट सेक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स बायस। तो रिवर्स करने के लिए कलेक्टर P टाइप का है, उसे हमें N टाइप से जोड़ना पड़ेगा, N टाइप की बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, माइनस से जोड़ दिया। बेस जो है वो N टाइप का है, उसे हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, और ये हमारी बैटरी वोल्टेज VEB, बेस कॉमन है। ये बैटरी वोल्टेज VCB, जिसके अंदर बेस फिर से कॉमन है। और PNP ट्रांजिस्टर में IE करंट ट्रांजिस्टर के अंदर प्रवेश करती हुई दिशा में, और ये धारा जो है, या ये हम कहें कि ये जो करंट है वो अपने आप को डिवाइड करती है या वितरित करती है इनटू IB एंड IC। और साइन कन्वेंशन से क्या होता है, जो करंट ट्रांजिस्टर में प्रवेश करती हुई दिशा में हो वो पॉजिटिव होती है, इसीलिए IE पॉजिटिव हो गया। और जो बाहर निकलती हुई दिशा में होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो बाहर निकलती हुई दिशा में IC एंड IB, ये ट्रांजिस्टर से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो इनका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसी तरीके से वोल्टेज के अंदर जब हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं तो वोल्टेज के जो सब लिखी हुई होती है, सुपरस्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, पैरों में जो नाम लिखे हुए रहते हैं ना, जैसे VEB, तो पहले वाला जो टर्मिनल है अगर वो प्लस से जुड़ा हुआ होता है तो वोल्टेज प्लस की होती है, और अगर वो माइनस से जुड़ा हुआ होता है दूसरे के सापेक्ष तो वो माइनस की होती है। जैसे VEB को देखें तो E टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, E टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है ना, दूसरे के कंपैरिजन में। दूसरा तो पहले के कंपैरिजन में माइनस से है। ठीक है, तो पहला टर्मिनल जिससे जुड़ा हुआ होता है साइन वही होता है वोल्टेज का। तो एमीटर जो है वो यहाँ पे प्लस से जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए VEB पॉजिटिव। अब VCB को देखिए, कलेक्टर किससे जुड़ा हुआ, कलेक्टर जुड़ा हुआ बैटरी के नेगेटिव से, इसीलिए VCB क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ओके, अब इसी तरीके से NPN ट्रांजिस्टर का भी आप कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, बिल्कुल सिमिलर ही रहेगा। NPN एमीटर N टाइप का,
बेस पी टाइप का और कलेक्टर सी जो है वो एन टाइप का। हमें इनपुट सेक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए एमीटर को एन से जोड़ना पड़ेगा। एन टाइप का है तो नेगेटिव से जोड़ दिया, बेस पी टाइप का है उसे पॉजिटिव से। इसी तरीके से कलेक्टर बेस जंक्शन जो है इसको भी हमें क्या करना है, फॉरवर्ड बायस करना है। इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमें कलेक्टर एन टाइप का है उसे हमें पी से जोड़ना पड़ेगा पॉजिटिव से, और बेस एन टाइप का है, सॉरी बेस जो है वो पी टाइप का है उसे हमने नेगेटिव से जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये रिवर्स बायस में हो गया, ठीक है। हमें ये एक बात याद रखनी है कि हमें इनपुट सेक्शन को फॉरवर्ड बायस और आउटपुट सेक्शन जो होता है उसको रिवर्स बायस करना होता है, ठीक है। अब हम लोग करंट कन्वेंशन और करंट और वोल्टेज के लिए साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। अब देखो ये आई ई करंट जो है वो ट्रांजिस्टर से बाहर निकल रही है, इसीलिए जो बाहर निकलेगा वो ऋणात्मक, ठीक है। और जो करंट अंदर प्रवेश करती हुई दिशा में हो, ये आई बी और आई सी जो है वो सर्किट के अंदर प्रवेश करती हुई दिशा में है, इसीलिए ये क्या है, पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये धारा के लिए साइन कन्वेंशन हो गया। अब हम लोग वोल्टेज की बात करते हैं, तो वोल्टेज में वी ई बी, तो ई टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है, ई टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वी ई बी नेगेटिव हो गई। जिससे पहला टर्मिनल जुड़ा होगा वैसा ही साइन आएगा। अब वी सी बी करंट कलेक्टर किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, बेस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो पहला टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो इसलिए वी सी बी क्या है, पॉजिटिव हो गया, ओके। तो ये ग्राउंडेड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल आपको दिखाए, ठीक है। एक बात आपको बता ही दी कि जो ट्रांजिस्टर है वो वैसे तो 4 टर्मिनल नेटवर्क है, उसमें 3 टर्मिनल हम शो कर रहे हैं और उन 3 में भी एक ग्राउंडेड रहता है, कॉमन रहता है, ठीक है। ये 2 पोर्ट नेटवर्क हो गया, दो द्वारों वाला, 2 गेट वाला, एक इनपुट गेट है और एक आउटपुट वाला गेट है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट आई वी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है उसके व्यवहार को 2 कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो है उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, 2 अभिलाक्षणिक वक्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो पहला है वो है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। हम लोग पहले बात करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, देखो इनपुट जो टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल मतलब ये जो फर्स्ट सेक्शन है, इनपुट सेक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर एक तो करंट है आई ई, ठीक है, और एक वोल्टेज क्या है, वी ई बी। तो जो करंट आई ई होती है उसको हम बोलते हैं इनपुट करंट, और जो वोल्टेज वी ई बी होती है उसको बोलते हैं इनपुट वोल्टेज। इसी तरह से आउटपुट सेक्शन के अंदर जो करंट है आई सी उसको बोलते हैं आउटपुट करंट, और जो वोल्टेज वी सी बी है उसको बोलेंगे आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यूज़ कर लें, इनपुट सेक्शन के अंदर जो भी करंट या वोल्टेज रहेगी वो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज रहेगी, और आउटपुट सेक्शन के अंदर जो भी करंट या वोल्टेज रहेगी वो आउटपुट करंट और वोल्टेज कहलाएंगी। यहाँ पे इनपुट करंट है आई ई और इनपुट वोल्टेज है वी सी बी। इसी तरीके से यहाँ पे आउटपुट करंट है आई सी और आउटपुट वोल्टेज है वी सी बी, ठीक है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है जो इनपुट की करंट और वोल्टेज है उनके बीच में ग्राफ खींचना, ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि इनपुट की करंट और वोल्टेज, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है आई वी रिलेशन, ठीक है, करंट और वोल्टेज का रिलेशन शो करना कि किस तरीके से करंट बिहेव करती है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, या यूँ कहें कि किस तरीके से वोल्टेज बिहेवियर शो करती है विद रिस्पेक्ट टू करंट। वैसे वोल्टेज हमने अप्लाई करी है, एक्सटर्नल बाइसिंग लगाई है, तो करंट का बिहेवियर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब हुआ कि इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज का कर्व और उनका बिहेवियर, ठीक है, वो कहलाता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। और कब देखेंगे इसको, हम लोग देखेंगे आउटपुट टर्मिनल जो है उसमें बैटरी वोल्टेज वी सी बी को कांस्टेंट रखकर, वी सी बी को किसी एक मान पर स्थिर रख करके हम लोग आई ई और वी ई बी के बिहेवियर का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक,
मैंने इसमें थ्योरी में लिख भी दिया है कि आई ई व वी ई बी क्रमशः निवेशी धारा व निवेशी वोल्टता है। आई सी व वी सी बी क्रमशः निर्गत धारा व निर्गत वोल्टता है। निर्गत वोल्टता संग्राहक आधार वोल्टता जिसको हम बोल रहे हैं उसको स्थिर रखते हुए आई ई जो कि निवेशी धारा है और निवेशी वोल्टता वी ई बी में खींचा गया कर्व जो है वो निवेशी अभिलाक्षणिक कहलाता है। ये देखिए कर्व, ये है इनपुट करंट, ये है इनपुट वोल्टेज वी ई बी, इनके बीच में ग्राफ खींचना है। पहले हमने वी सी बी को रखा है -10 वोल्ट पे फिक्स, ठीक है, -10 वोल्ट पे फिक्स रखा तो ये कर्व हमें मिला। जो पहली लाइन है ना ये वाली, ये पहली लाइन हमें मिली। वी सी बी इज इक्वल टू -10 वोल्ट पे फिक्स रखा। फॉर पी एन पी ट्रांजिस्टर के लिए हमने ये किया है। फिर हमने वी सी बी को क्या किया, -4 वोल्ट पे फिक्स किया। -4 वोल्ट पे फिक्स कर देने से ये सेकंड लाइन मिली। फिर वी सी बी को 0 वोल्ट पे फिक्स किया तो तीसरी लाइन मिली। यानी कि वी सी बी के प्रत्येक स्थिर मान के लिए अलग अलग बिहेवियर शो होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे इसको देखने पर क्या पता चल रहा है कि वी सी बी का जब कोई केवल एक सिंगल कर्व की बात करते हैं तो जैसे कि शुरुआत में क्या है, वी ई बी वोल्टेज जो है वो उसके कुछ भाग के लिए करंट का मान क्या है, 0 है, ठीक है। तो इससे जो रिज़ल्ट निकल कर के आते हैं वो ये हैं कि वी सी बी के एक स्थिर मान के लिए वी ई बी बढ़ाने पर आई ई बढ़ता है। देखो कर्व से शो हो रहा है, जैसे वी ई बी बढ़ रहा है करंट जो है आई ई भी बढ़ रहा है, ठीक है। किस तरीके से बढ़ रहा है वो अलग बात है, लेकिन अभी उस पर डिटेल में नहीं जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, हम देख रहे हैं कि वी ई बी बढ़ाने पर आई ई भी बढ़ता है, ठीक है। फिर वी ई बी का वह मान जिससे, ये सेकंड पॉइंट, वी ई बी का वह मान जिससे कम मान पर आई ई का मान अति अल्प है। इस वोल्टता को संधि ट्रांजिस्टर की प्रारंभिक वोल्टता या देहली वोल्टता भी कहते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि वी ई बी का कुछ मान ऐसा भी है जिस पे शुरुआत में आई ई का मान 0 होता है, यहाँ तक 0 है, उसके बाद बढ़ना शुरू होता है। तो जिस वोल्टेज तक इसका मान 0 बना रहता है और उसके बाद बढ़ना शुरू होता है ना, उस वोल्टेज को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्ट या कट इन वोल्ट या प्रारंभिक वोल्ट या देहली वोल्टता। थ्रेशोल्ड या देहली वोल्टता एक ही बात है, प्रारंभिक वोल्टता या कट इन वोल्टेज एक ही बात है, ठीक है। इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। जिस वोल्टेज से पहले करंट का मान 0 बना रहता है और जिसके बाद में करंट जो है वो बढ़ना शुरू होती है, उससे हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वोल्टेज या कट इन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जर्मेनियम के लिए 0.1 और सिलिकॉन के लिए 0.5 होती है। ये जो कर्व हमने खींचे हैं ये सेमीकंडक्टर डायोड के फॉरवर्ड बायस के जो कर्व होते हैं उनके समान ही है। फॉरवर्ड बायस में सेमीकंडक्टर में ऐसा ही कर्व मिलता है, ये करंट होती है, ये वोल्टेज होती है, तो उनका जो कर्व होता है वो भी सिमिलर होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर के गतिक प्रतिरोध का मान, गतिक निवेशी प्रतिरोध का मान, क्योंकि निवेशी अभिलाक्षणिकों से निकाल रहे हैं तो निवेशी प्रतिरोध का मान, तो प्रतिरोध क्या होता है, वोल्टेज बटे करंट वी ओवर आई। तो यहाँ पे वोल्टेज है डेल्टा वी ई बी और डेल्टा आई ई व्हेन वी सी बी इज़ कॉन्स्टेंट, ठीक है। यानी कि कैसे निकाला ये, वी सी बी के किसी स्थिर मान पर, अब जैसे कोई एक सिंगल कर्व ले लें, है ना, ऐसा कर्व है, ये आई ई है और ये वी ई बी है, ये वी सी बी का कोई कांस्टेंट जिस पे भी लिया है, जैसे मानो 0 पे है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से, ये तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज़ होंगी उनके बीच का डिफरेंस कहलाएगा डेल वी ई बी। यहाँ वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं उनके बीच का डिफरेंस कहलाएगा डेल आई ई, ओके। इनका जब आप भाग दोगे वो गतिक निवेशी प्रतिरोध कहलाएगा एट वी सी बी कॉन्स्टेंट, ओके। यहाँ पे इसने साइन कन्वेंशन को साथ लिया है, जैसे हमने ऊपर देखा ना कि वी सी बी क्या है, नेगेटिव है। ये देखो पी एन पी में वी सी बी नेगेटिव है, आई ई पॉजिटिव है, वी ई बी पॉजिटिव है। यहाँ पे ये माइनस लगा रखा है ना वी सी बी के साथ कर्व में, वो इसीलिए लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं निर्गत अभिलाक्षणिक। तो जैसे निवेशी अभिलाक्षणिक क्या होते हैं, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच का रिलेशन, उसी तरीके से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक या जो निर्गत अभिलाक्षणिक है वो होंगे निर्गत धारा और निर्गत
वोल्टता में संबंध। तो निर्गत धारा कौन सी है? आईसी और निर्गत वोल्टता क्या है? वीसीबी। इनके बीच का संबंध देखेंगे, करंट एम्पियर करंट वोल्टेज संबंध देखेंगे। और कब देखेंगे? जब निवेशी धारा जो है वो कांस्टेंट हो। क्यों? क्योंकि जैसे हमने वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ा था, तो हमने ये कहा था कि जितनी करंट आई होती है उतनी ही करंट क्या होती है? आईसी होती है। बस माइनर चेंज होता है, बिकॉज जो करंट आई होती है उसमें जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं उनका भी रोल रहता है, लेकिन आईसी के अंदर माइनॉरिटी कैरियर का रोल नहीं रहता, लेकिन लगभग मान जो होता है वो समान होता है। तो ये आईसी जो होती है उसका मान आई के द्वारा क्या है? नियंत्रित होता है। इसके अलावा आईसी जो होती है, बैटरी वोल्टेज वीसीबी जो होती है उसके द्वारा भी कंट्रोल होती है, क्योंकि इसी बैटरी वोल्टेज वीसीबी नहीं तो इसको बाइसिंग दी है, आउटपुट जंक्शन को क्या है? बाइसिंग दी है। तो करंट जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? आईसी कंट्रोल होती है आई और वीसीबी के द्वारा। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि आईसी जो है वो फंक्शन है किसकी? आई और वीसीबी की। ठीक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या करेंगे हम लोग? आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचेंगे जो कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है। ये आउटपुट करंट है आईसी, ये इधर मैंने लिखना भूल गई शायद, ये वीसीबी। ठीक है। हम लोग करंट आई को किसी एक वैल्यू पे फिक्स कर देते हैं और फिर उसके बाद वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं। वोल्टेज बढ़ाने से करंट का मान कुछ इस तरीके से बढ़ता है। ठीक है। ये आई मिली एम्पियर में है, आईसी भी मिली एम्पियर में है। तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का मान जो है वो कुछ इस तरीके से बढ़ता है। जितना आई का मान होता है आईसी का मान भी लगभग उतना ही बना रहता है। जैसे कि आप कर्व में देख ही पा रहे हो, आई इज़ 0 तो आईसी भी 0, आई 10 तो आईसी भी 10, आई 20 तो आईसी भी 20। यानी कि जब हम लोग आई का मान, आई को जिस किसी मान पे कांस्टेंट कर देते हैं आईसी भी वही मान देती है। ठीक है। तो इसको आपने 3 रीज़न के अंदर डिवाइड किया है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। ये है कट ऑफ रीजन, ये है एक्टिव रीजन और ये है सैचुरेशन। ओके। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, हम लोग बात करते हैं एक्टिव रीजन या सक्रिय क्षेत्र की। तो सक्रिय क्षेत्र क्या होता है? एक्टिव रीजन कौन सा होता है? एक्टिव रीजन वो होता है जिसके अंदर ट्रांजिस्टर का नॉर्मल ऑपरेशन होता है। ट्रांजिस्टर का नॉर्मल ऑपरेशन मतलब कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग जो है वो एक्टिव रीजन में ही होती है। एक्टिव रीजन जिसके बारे में हमने बहुत हर बार मैं ये एक्टिव रीजन के बारे में ही बात करती हूँ, जिसके अंदर हम लोग इनपुट सेक्शन जो होता है उसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और जो आउटपुट सेक्शन होता है उसको हम लोग किस में रखते हैं? रिवर्स बायस में रखते हैं। उसे हम कहते हैं एक्टिव रीजन। तो जब इनपुट सेक्शन फॉरवर्ड बायस में है और आउटपुट सेक्शन जो है वो रिवर्स बायस में है, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और रिवर्स बायस में जंक्शन का जो डिप्लेशन लेयर है वो बहुत बढ़ जाती है ना। तो ये क्या है? हाई रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ये कम रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो क्या होगा कि जो कोई भी इनपुट वोल्टेज या करंट आएगी वो आउटपुट सेक्शन पे क्या होगा? वो ड्रॉप हो जाएगी। जो सारा ड्रॉप है वो आउटपुट सेक्शन पे हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जो निवेशी प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मान होता है वो निर्गत से कम होता है। निर्गत पे ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है? वोल्टता व शक्ति का मान निर्गत पे ज़्यादा मिलता है। यानी कि ये ट्रांजिस्टर जो क्या करता है? प्रवर्धन या एम्पलीफाई करने का काम करता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? आउटपुट सेक्शन जो कि रिवर्स बायस है उस पे हमें बिना किसी डिस्टॉर्शन के, मिनिमम डिस्टॉर्शन के हमें वोल्टेज और पावर जो है वो मिल जाती है। डिस्टॉर्शन यानी कि किसी तरीके की ऑब्स्टेकल होना या व्यवधान होना, बाधा होना। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? न्यूनतम अपरूपण के साथ संकेत का प्रवर्धन या सिग्नल की एम्प्लीफिकेशन हो जाती है। इसमें जो संग्राहक संधि है वो पश्चदिशिक व उत्सर्जक संधि अग्रदिशिक बायसित होती है। जब धारा आई का मान 0 होता है तो क्या होता है? आईसी का मान जो है वो लीकेज करंट की वजह से होता है। आईसीओ क्या होता है? एक तरीके से रिवर्स सैचुरेशन करंट है। आईसीओ का मतलब है आईसी करंट व्हेन एमिटर इज ओपन। ओके।
ICO का क्या है मतलब, कलेक्टर करंट व्हेन एमीटर इज़ ओपन। एमीटर जो है वो सर्किट जो है वो खुला हुआ है, और वो खुला होगा तो उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से करंट IE जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो IC का मान ICO की वजह से या माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। लेकिन जब IC का मान बढ़ाते हैं, सॉरी IE का मान बढ़ाते हैं, तो IC का मान भी उतना ही बढ़ता है। जो यहाँ पे क्या होता है, IC का मान VCB पे डिपेंड नहीं करता। ये कर्व जो है वो एक दूसरे के समांतर होते हैं। एक्टिव रीजन जो है, ये सारे एक्टिव रीजन है। ओके, इन सब में क्या है, IC जो है वो उतनी ही है जितनी IE है। IE 40 है तो IC भी 40 है, 30 है तो 30 है। IC और IE एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे IC वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रही, वोल्टेज बढ़ रही है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो एक्टिव रीजन में IC जो है वो VCB पर डिपेंड नहीं करती, IE पर डिपेंड करती है। और एक्टिव रीजन जिसमें मिनिमम डिस्टॉर्शन के साथ जो वोल्टेज या करंट होती है उसका एम्प्लीफिकेशन होता है, सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन होता है, उसे हम एक्टिव रीजन कहते हैं। सामान्य प्रचालन का क्षेत्र होता है ये। दूसरा है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन होता है, जैसे ये VCB एक्सेस होती है ना, VCB एक्सेस ये वाली, मैंने क्या है किसी के भी यहाँ पे नाम नहीं लिख रखे, ये VCB एक्सेस है और ये है IE बराबर 0। तो VCB एक्सेस और IE बराबर 0 के बीच का जो ये एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। IE 0 होने का मतलब है कि इनपुट सेक्शन जो है उसमें कोई करंट नहीं है। ठीक है, इनपुट सेक्शन IE 0 व्हेन एमीटर इज़ ओपन, तभी IE 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा इनपुट सेक्शन है वो भी रिवर्स बायस है, वो खुला हुआ है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो उसका भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने की वजह से वो भी रिवर्स बायस है, और हमारा कलेक्टर बेस्ड जंक्शन तो बैटरी वोल्टेज VCB से रिवर्स बायस है ही। ओके, तो इसमें क्या होता है, दोनों ही जंक्शन जो है, दोनों ही जो संग्राहक संधि है और उत्सर्जक संधि दोनों ही रिवर्स बायस हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, करंट IE जो है, ये IE का मान 0 है और IC का मान बहुत ही कम है, जो कि ICO जो लीकेज करंट है या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनकी वजह से होता है। तो इस वजह से क्या होता है, यह अभिविन्यास जो है वो स्पष्ट रूप से प्रेक्षित नहीं होता है। ठीक है, VCB एक्सिस और IE बराबर 0 के बीच का एरिया जो है वो ये कट ऑफ रीजन कहलाता है। ओके, फिर उसके बाद है, हम लोग बात करते हैं सैचुरेशन रीजन की। सैचुरेशन रीजन कौन सा है, अब सैचुरेशन रीजन जो होता है वो ये है, VEB जब 0 है, VEB बराबर 0 लाइन, VEB बराबर 0, 0 की लाइन कौन सी है, ये वाली, VEB बराबर 0, और जो IC एक्सिस है उनके बीच का जो क्षेत्र है, या यूँ कहें कि IE बराबर VCB बराबर 0 और IE बराबर 0 के ऊपर, जैसे VCB बराबर 0 की लाइन ये, और IE बराबर 0 के इधर ऊपर का सारा भाग, ये क्या कहलाता है, सैचुरेशन रीजन कहलाता है। ये इतना, ठीक है, इसे हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। अब ये 3 भागों में डिवाइड हो गया ना, ये इधर तो है कट ऑफ, इधर है एक्टिव, और ये है सैचुरेशन रीजन। इस सैचुरेशन रीजन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है कि ये बैटरी वोल्टेज है VCB, इसमें VCB 0.25 से 0 के बीच में ही बढ़ती है। उसमें भी IC का मान देखो कितना ग्रेजुअली बढ़ रहा है, ये देखो बहुत तेज़ी के साथ IC का मान बढ़ रहा है व्हेन वोल्टेज बढ़ती है। इसका मतलब ये हो गया कि इस रीजन के अंदर IC जो है वो वोल्टेज VCB पर डिपेंड कर रही है, IE पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, और इस रीजन के अंदर क्या होता है, दोनों ही संधियाँ फॉरवर्ड बायस होती है। IC जो है वो VCB पर डिपेंड करती है, IE पर नहीं, और दोनों ही संधियाँ क्या है, फॉरवर्ड बायस होती है। ठीक है, ये है सैचुरेशन रीजन। तो नेक्स्ट है गतिक निर्गम प्रतिरोध। जैसे हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में निकाला था वैसे ही अब इसमें क्या है, जैसे हम लोग इन दोनों के बीच का तो डिफरेंस निकाल लेंगे, लेकिन इसमें IC जो है वो तो लगभग कांस्टेंट ही चल रही है, तो IC के 2 बिंदुओं के बीच का अंतर क्या होगा, बहुत ही कम होगा। डेल VCB तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, जैसे 8 - 4 कर दोगे, है ना, लेकिन डेल IC क्या करोगे, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। इसी वजह से क्या होता है, इसका गतिक निर्गम प्रतिरोध बहुत ही
ज़्यादा होता है, नीचे वाली राशि कम है तो डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया व्हेन आई ई इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मान बहुत ही ज़्यादा होता है, उच्च कोटि का, मेगा ओम की कोटि का। इसीलिए हमें क्या है जो भी सिग्नल हम देते हैं उसका एम्प्लीफिकेशन होके मिलता है, ज़्यादा मिलता है। उसके बाद है धारा प्रवर्धन गुणांक, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। धारा प्रवर्धन गुणांक आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। आउटपुट करंट है IC, इनपुट करंट है IE। बैटरी वोल्टेज VCB को कांस्टेंट रखा गया है, आउटपुट वाली को। इसे तो कहते हैं स्थितिक धारा प्रवर्धन। अब एक ये है गतिक धारा परिवर्तन, इसको तो अल्फा DC बोलते हैं, इसको अल्फा AC बोलते हैं। DC मतलब IC और IE जो बह रही है बस वही, ठीक है। और AC मतलब IC में थोड़ा सा परिवर्तन, IE में थोड़ा सा परिवर्तन। आउटपुट करंट ही है वैसे तो ये IC आउटपुट करंट, IE इनपुट करंट, उनके बीच का रेशियो। ये अल्फा DC और अल्फा AC दोनों का मान ही क्या है, 1 से कम होता है लेकिन 1 के पास पास होता है। जैसे अल्फा AC का मान 0.95 से 0.99 के बीच में हो सकता है, 1 नहीं होगा बस। ठीक है, इस तरीके से। फिर है ओबेनिस्ट आधार विन्यास में ट्रांजिस्टर अभिलाक्षणिकों का प्रयोग द्वारा आलेखन। देखो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो कुछ इस तरीके का सर्किट जोड़ते हैं। ये साइन कन्वेंशन भी साथ में ही दिए हैं मैंने। जैसे ये क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है, निकलता हुआ तीर। ठीक है, तो जो हमारा इनपुट सेक्शन होता है उसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं। N को हमें किससे जोड़ना है, वोल्टेज के नेगेटिव से, और इसी तरह कलेक्टर को हमें पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा। ये VCB हो गई, ये VEB हो गई, है ना। ये I जो एमीटर टर्मिनल होता है उस पर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो IE करंट की डायरेक्शन होती है। तो करंट प्लस से माइनस बहती है ना, तो ये प्लस साइन हो गया, ये माइनस। अब ये हम कहते हैं कि या तो IE जो है वो IB और IC से मिलकर बनी है, या यूँ भी कह सकते हैं कि IE जो है वो IC और IB में टूट जाती है। अब ये इधर निकल गई IE, तो ये किससे मिलकर बनी हुई है, IB से और IC से। IC भी राइट साइड से आ रही है तो प्लस इधर आ जाएगा और माइनस इसी तरह से इस बहेगी। ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद इधर इनको आप बैटरी जो सप्लाई है उससे जोड़ दोगे। जो इधर साइन है ना ऊपर प्लस का है, जैसे ये प्लस का है तो ये भी प्लस का, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे इधर माइनस का है तो ये भी माइनस का, ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। और उसके बाद हम लोग जब बात करते हैं PNP की, तो सिमिलर इसमें देख लेते हैं आप लोग। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। बिल्कुल P को पॉजिटिव से फॉरवर्ड करने के लिए, कलेक्टर में P को नेगेटिव से। ठीक है, और अंदर IE इस तरीके से अंदर जा रही है तो ये किस में टूटेगी, IB और IC में। तो IC जब इधर जाएगी तो प्लस इधर आएगा, माइनस इधर आएगा। ये देखो IE इधर पीछे से आ रही है तो प्लस इधर है, माइनस इधर है, इस तरीके से। और VEE में जैसे ये प्लस ऊपर है तो ये प्लस ऊपर है। इसी तरीके से VCC में इधर माइनस है, इधर माइनस आ जाएगा पहले। इस तरीके से इनके सर्किट डायग्राम जो वो बन जाते हैं। सो आज हमने डिस्कस किया अबाउट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, समझते जाइए सब चीज़ों को। बीच में ब्रेक मत कीजिए सीरीज़ को कि कहीं आप देखना बंद कर दो, पढ़ना बंद कर दो, बाद में सब एक साथ देख लेंगे। ऐसा नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने पे जब सडन आप सब वीडियोस को देखोगे तो आपके लिए देखना ही बहुत टफ हो जाएगा। क्योंकि जब 30 या 40 मिनट के वीडियो बनने लगें तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको देखना। इसीलिए कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपको उसको कॉन्सेप्ट को भी समझने में आसानी हो। कोई भी समस्या हो तो शेयर कीजिए, बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। और अपना ध्यान रखिए। मानसून का भी जैसे अभी टाइम चल रहा है तो बी केयरफुल अबाउट इट एंड बी हेल्दी, क्योंकि हेल्दी रहोगे, खुश रहोगे तो अच्छा पढ़ोगे, अच्छा सीखोगे, समझने में भी आसानी रहेगी। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।